सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। साथियों, इस समय हम करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में हैं और ये संस्थान जो है बहुत सारे आविष्कार करता है। गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, इस पर नवीनतम रिसर्च शोध कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर HS जाट जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं और ये कई एक्सपेरिमेंट लगाए हुए हैं। तो मैं अपनी ओर से और किसानों की ओर से डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं। तो आप किसानों को विस्तृत रूप में बताएं कि हरियाणा, पंजाब में मुख्यतः जो फसल चक्र है वो गेहूं और धान का है, तो वो क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। साथ साथ आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर भी काम करते हैं, जलवायु को भी काम देखते हैं, आप कार्बन एमिशन को भी देखते हैं, जो कि आम भाषा में किसानों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ऐसा मैं किसान होने के नाते समझता हूँ। तो आप थोड़ा सा किसानों को ये भी बताएंगे कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट जो है आपका, ये क्या है, क्या दर्शा रहा है ये? थैंक यू डॉक्टर साहब। बेसिकली जो हमारा पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है, यहाँ पर राइस वीट सिस्टम में बेसिकली लगाते हैं। और ये जब से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया है 1967-68 से हम ये इसको शुरू कर रहे हैं, तो करीबन 5 डिकेड्स हो गए हमें काम करते हुए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर जो भी फार्मर है वो कंटिन्यूस राइस वीट ही फॉलो करता है। राइस वीट फॉलो करने से एक तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, आपका ग्राउंड वाटर है, आपकी सोil की क्वालिटी है और आपके एनवायरमेंट की क्वालिटी है, वो डिग्रेड होती जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि राइस वीट जब हम कन्वेंशनल टिलेज से करेंगे तो टिलेज में आपको पता है कि ज़्यादा ईंधन लगता है। और यहाँ पर अमूमन जो फार्मर्स है अज्ञातवश की वो अपना जो रेजिड्यू उसकी बर्निंग करता है, इसलिए जो आपका पर्यावरण वो भी प्रदूषित होता है। और एक ही क्रॉपिंग सिस्टम लगाने से जो हमारे सॉइल में पोषक तत्व हैं, चाहे वो आपका कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो जिंक, आयरन, ये सभी हमारे अनबैलेंस्ड और घटते जा रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसी प्रैक्टिस लाएं ताकि हमारी सॉइल की स्वास्थ्य भी ठीक रहे, हमारी जो रिसोर्सेज है उनकी यूज एफिशिएंसी भी बढ़े और फार्मर्स की जो पैदावार बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कि फार्मर्स का जो किसान भाइयों, डॉक्टर जाट ने अभी बोला कि ये जो खेत आप देख रहे हैं, इस पर उन्होंने जो आप करते हैं कॉमन प्रैक्टिस, पारंपरिक जो आप खेती करते हैं, गेहूं दान, और उन्होंने जोर से बोला कि पिछले 5 दशकों से 50 साल से लगभग पंजाब और हरियाणा, कुछ जो हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, तो मुख्यतः किसान जो हैं गेहूं दान करते हैं, जिसके चलते वही संसाधन बार बार यूज करने से भूमि की उर्वरा शक्ति में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कई ऑप्शंस निकाले हैं। आइए हम खेतों का अवलोकन कराते हैं आपको। आइए डॉक्टर साहब, ये बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप बताएं कि इस खेत में आपने धान नहीं लगाया है, इससे पहले इसमें क्या गेहूं लगा था? हाँ, इसमें पहले गेहूं लगा हुआ था जी। तो अब क्या लगाया हुआ है इसमें? इसमें जो हमारा जो एक्चुअली मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ के किसानों को ऐसा कोई फसल प्रणाली दें जिससे कि किसानों का फायदा भी रहे और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। तो यहाँ पर ये करने के लिए हम राइस वीट की जगह हमने 2-3 ऑप्शंस किए हैं। जहाँ पर खरीफ सीजन में हम जो ट्राई कर रहे हैं वो एक सोयाबीन है और एक पिजन पी है, और रबी के अंदर हम जो कर रहे हैं वो है मस्टर्ड, और उसके अंदर सरसों की फसल ले रहे हैं। ताकि हम राइस को यदि रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन होने चाहिए, तो हमारे पास राइस को रिप्लेस करने के लिए 3 ऑप्शन है। एक आपका सोयाबीन है, एक आपका मेज है और एक आपका अरहर है। यदि हम देखते हैं जो हमारे जो रिसर्च के जो डाटा ये कहते हैं कि यदि आप राइस वीट की जगह यदि आप मेज वीट ले लेते हैं तो आपकी जो उत्पादकता और आपके जो प्रॉफिट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपका प्रॉफिट 20 से 25% तक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, उन्होंने बोला कि गेहूं धान के फसल चक्कर में बचने हेतु इस खेत में इन्होंने लगाया है सोयाबीन। डॉक्टर साहब, सोयाबीन से कुछ ये, क्योंकि फलीदार पौधे हैं जैसा मैं समझ रहा हूँ, तो ये उर्वरा शक्ति को कुछ बढ़ाते हैं? नॉड्यूलेटेड रूट्स हैं इनमें कि नहीं है?
सर एक्चुअली सोयाबीन एक दलहनी बेसिकली फसल है और इसकी आप जड़ें यदि हम देखते हैं तो उसके अंदर राइजोबियम होता है और राइजोबियम में वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इससे जो इसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कुछ हद तक वहाँ से पूर्ति हो जाती है। यदि हम जब किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि आपको सोयाबीन में यदि नाइट्रोजन देना है तो हम यूरिया बिल्कुल नहीं देते। हम ये कहते हैं कि आप 100 किलोग्राम DAP पर हेक्टर के हिसाब से डाल के आप सोयाबीन आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद जब हम इसके ऊपर गेहूँ की फसल लगाएंगे तो जो इसके अंदर ऑलरेडी जो नाइट्रोजन फिक्स करता है वो गेहूँ की फसल को भी मिलती है। तो इसलिए गेहूं में जहां पर किसान भाई 3 कट्टे डालते हैं, 2.5 कट्टे डालते हैं, वहां पर वो आधा कट्टा अपना कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि सोयाबीन में इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में जो है वो पूरे देश में नंबर 1 है और नंबर 2 पे है डिस्ट्रिक्ट लातूर, ये महाराष्ट्र में है। तो किसान अगर स्विच करता है अगली बार, मान लो अभी तो हम सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हो या कर रहे हैं, आप तो एक्सपीरियंस है इसमें, तो थोड़ी मात्रा में करने में कुछ बेचने में दिक्कत आ सकती है किसानों को? सर देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नई फसल है। यदि हम देखें हरित क्रांति से पहले ये फसल यहाँ पे अच्छी खासी होती थी। उसके बाद जैसे हरित क्रांति आई तो इसकी जगह राइस ने ले ली। तो यदि आप मार्केट में जाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज है और हरियाणा में इतना पैदावार नहीं होती कि आपको मार्केट में बेचने में कोई प्रॉब्लम आए। कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि जो सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स हैं आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है। यदि आप मॉल्स में जाते हैं या फास्ट फूड में जाते हैं तो सोयाबीन प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इसको बेचने में कोई दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब ने अभी हमको सोयाबीन के बारे में बताया और विशेष रूप से मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि उनके पास अगर 5 एकड़ हैं तो अगले साल वो थोड़ा सा 1 एकड़ में, आधा एकड़ में सोयाबीन लगाएं। और ये जो दिखा रहे हैं कि परमानेंट बेड्स पे लगाया है सोयाबीन, गेहूँ, मूंग बीन। तो मूंग बीन जो है इससे पहले लग गया होगा या इस बार नहीं लगाया है, मूंग बीन की जगह सोयाबीन लगाया है? नहीं सर, जो मूंग लगाते हैं वो हम मूंग समर में लगाते हैं। सर अभी सोयाबीन लगा दी, उसके बाद हम वीट लगाएंगे और उसके बाद मूंग बीन लगाएंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट जरूर करें किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। साथियों, अगला जो खेत है उसमें फिर धान लगा हुआ है और गेहूं कटा होगा तो धान लगा होगा, या गेहूं के साथ इन्होंने क्या किए है? अच्छा, ये तो रिकमेंडेड है। ओ डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है। 0 टिलेज से आपने धान की बुआई की है, ऐसा दिख रहा है बोर्ड से। साथियों, ये धान, गेहूं और मूंग बीन ये मेरा सबसे फेवरेट मॉडल रहा है पिछले 10-1 सालों से। ये बहुत अधिक अच्छा पैसा भी देता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। तो हम धान को लगाते रहे हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस वाली जो मशीन है, तो आप इसको लगाया है आपने 0 टिलेज से, तो इस पे कहें आप। जी सर, यहाँ पर जो हम डायरेक्ट सीडेड राइस करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। एक हम खेत की जुताई करके करते हैं और एक बिना जुताई के करते हैं। तो जिन खेतों में आपको बिना जुताई के करनी है वहाँ पर आप हैप्पी सीडर से DSR लगा सकते हैं और जिन खेतों की आपकी जुताई करके लगाते हैं वहाँ पर जो सिंपल मल्टी क्रॉप प्लांटर जो मशीन होती है DSR की, आप उसे लगा सकते हैं। तो यदि हम देखें कि DSR में सिंपल भाषा में बताइए किसानों को, आप मल्टीपल ऐसा कुछ बोल गए हैं जल्दी जल्दी। जी, सिंपल भाषा में कि एक DSR की एक मशीन आती है, जैसा गेहूं की मशीन होती है वैसी मशीन आती है। उसके अंदर इंक्लाइन प्लेट मैकेनिज्म होता है। यदि आपके मशीन में वो मैकेनिज्म लगा है तो आप आराम से उसकी वजह से उसके द्वारा आप आराम से राइस की बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस खेत में कौन सी फसल थी मक्का लगाने से पहले। आप मक्का देख रहे हैं और इसमें मक्का के भुट्टे भी हैं। आम भाषा में हरियाणा में इसको हम कुकड़ी भी बोल देते हैं ऐसा करके। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये क्या एक्सपेरिमेंट है? इसमें हमने ये किया है कि क्योंकि मक्का होती है वो कि वाटर लॉगिंग से बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें पानी यदि भर जाता है तो मक्का की मरने की बहुत संभावना होती है। तो हमने इसको परमानेंट बेड्स पे लगाया है। परमानेंट बेड्स होते हैं वो ज़मीन से करीबन 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। अच्छा, ये नीचे जो आपने बनाया है ये पक्के थोड़ा सा फरो एंड रिजिस जो है उस तरह से है, ग्रूव्स बनाए हैं, नाली बनी है और उसके ऊपर मेड बनी हुई थी। मेड में आप अभी भी देख सकते हैं पुराने गेहूं थी इससे पहले फसल, पुराने गेहूं के फाने हैं।
हाँ, इसमें तो ये करते हैं कि जब गेहूं लगाते हैं इसमें तो 2 लाइन लगाते हैं, जो बेड बनी है उसके दोनों साइड में लगाते हैं और उनकी दूरी करीबन 30 से 32 सेंटीमीटर रखते हैं। जी। और जब मक्का लगानी होती है हम सिर्फ एक बीच में लगाते हैं पूरी बेड के ऊपर। और इसकी आपने जुताई नहीं की है? इसकी कोई जुताई नहीं की, पिछले इसके 7 साल से हमने कभी जुताई नहीं की Very है। good. हम सिंपली आप इसमें गेहूं लगाते हैं, उसके बाद मक्का लगाते हैं और उसके बाद में मूंग लगाते हैं। किसान भाइयों, मैं आपकी ओर से डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं और इनके निदेशक को भी। डॉक्टर शर्मा जी हैं यहाँ पे और उनके दिशा निर्देश में शायद ये काम चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये सीमेंट के साथ जुड़े हैं। वहाँ पर गेहूं और मक्का का बहुत बड़ा अनुसंधान संस्थान है। तो इन्होंने बोला कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लाइनों में ये मेड़ पर लगाते हैं गेहूं और अगले सीज़न में बीच की लाइन में वो लगा देते हैं मक्का। और पिछले 7 सालों से कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, तो आप इससे सीख ले सकते हैं। आप भी ऐसा कुछ नया करें तो आपको आर्थिक लाभ होगा। साथियों, डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि मक्का कैसे उन्होंने लगाई है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसान भैया जब मक्का लगाएं अगर क्या, मैं अनुरोध करूँगा कि अगले साल वो लगाएं, तो उसके साथ और फसल चक्कर क्या हो सकता है सारे साल? मक्का के बाद में जो हमारी जो रबी की सीज़न है उसके अंदर हम गेहूं लगा सकते हैं और उसके अलावा सरसों लगा सकते हैं। इस एरिया में दोनों ही फसलों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेहूं भी बड़ा अच्छे से होता है और सरसों भी बड़ी अच्छे से होती है। तो बस कोशिश यही करो कि आप मक्का को परमानेंट बेड पे लगाओ और उसके बाद दोनों फसलें, चाहे गेहूँ और चाहे सरसों हो, दोनों की जो उत्पादन आता है वो जैसा आप फ्लैट में लगाते हैं, जुताई करके लगाते हैं, उतना ही आता है, उससे कभी कम नहीं आता है। मूंग बीन भी लिखा है आपने। उसके बाद ये है कि जो हम नहीं चाहते कि हमारा जो खेत है ना खाली पड़ा रहे, तो जो हमारे पास गर्मियों में कम से कम 60 से 70 दिन हमें मिल जाते हैं और यदि हम सरसों लगाते हैं तो उसके बाद तो हमारे को कम से कम 100 दिन मिल जाते हैं। तो 100 दिन जो हमारी मूंग की फसल होती है करीबन 60 से 65 दिन की होती है, तो हम पूरी की पूरी फसल जितनी भी हम उसके जो फलियाँ होती हैं सारी की सारी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मक्का की फसल के साथ साथ हम कई और कम्बिनेशंस भी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये पिजन पी लिखा है इंग्लिश में, ये अरहर को कहते हैं मेरे ख्याल से। तो ये अरहर, गेहूं और मूंग बीन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फसल चक्कर है। अगर हम सॉइल न्यूट्रिएंट की बात करें तो आप ज़रा किसानों को बताएं कि इसमें कैसे कैसे आपने किया है। इसमें जो हम जैसे बात करते हैं कि राइस को हम किस किस फसल से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो धान को रिप्लेस करने के बाद जो 2 ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, एक हमारा अरहर है और दूसरा हमारा सोयाबीन है। अरहर भी एक दलहनी फसल है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करती है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती है। तो और जो इसके बाद जो वीट लगाएंगे उसकी जो जड़ें जहाँ से न्यूट्रिएंट मैक्सिमम पोषक तत्व लेती है ऊपर के 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में ही लेती है, जबकि अरहर की नीचे तक भी जाती है। तो यदि इस फसल चक्कर को लेंगे तो जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस है, चाहे आपकी अपर सरफेस लेयर हो और चाहे लोअर सरफेस लेयर हो, तो दोनों में मेंटेन रहता है। तो ऐसी फसल को हमें जरूर समावेश करना चाहिए। और जैसे कि हम बात करते हैं कि धान्य फसलें लगाएं, धानों के अंदर बीच में कभी दलहनी और कभी तिलहनी फसलों का समावेश करके हमारी जो सॉइल है उसकी हम उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कब लगती है अरहर जो आपने लगाई है और कब गेहूं के टाइम में कट जाएगी? ये डॉक्टर साहब हमने जैसे गेहूं की हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में हम मूंग लगाते हैं और मूंग लगाने के बाद में जैसे आपका जून एंड आता है उसके आसपास हम इसको अरहर को लगा देते हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के एंड तक हो जाती है सर। ओके किसान साथियों, आप सबको आज बहुत सारी ऑप्शंस दी हैं डॉक्टर एच.एस. जाट ने। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं और आप बहुत ही अच्छा शोध कार्यक्रम चला रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में। डॉक्टर साहब, आप अपना नंबर जरूर शेयर करें अगर कोई किसान आपसे बात करना चाहें तो। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9050002757। साथियों, आप इस नंबर को रीप्ले करके भी नोट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बोला उन्होंने, तो मैं यहीं पे आज का कार्यक्रम बंद करता हूं। नमस्कार।